आगे की साइड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतनी देर तक अपन ने पढ़ लिया था, अपने एंटाइसिड पढ़ लिया, एंटाइहिस्टामिन्स पढ़ लिया। अब नंबर बार अगर नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं ड्रग्स की, जिसका नाम होता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकल मतलब जो ऐसी ड्रग्स जो न्यूरॉन को क्या करें, एक्टिवेट करें, उनको बोला जाता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, इस ड्रग के अंदर दो सब क्लास रहती है, एक रहती है ट्रंकुलाइजर की, एक रहती है एनाल्जेसिक की। ठीक है ना, एक होता है एनाल्जेसिक और दूसरा होता है ट्रंकुलाइजर। ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते हैं। ये दोनों ही न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स रहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ट्रंकुलाइजर और एनाल्जेसिक्स होते हैं, वो नर्व से रिसेप्टर के बीच में जो सिग्नल होते हैं, मैसेज होते हैं, इनको इफेक्ट करता है। तो यहाँ नर्व से रिसेप्टर के बीच में जो सिग्नल होता है, मैसेज होता है, उसको इफेक्ट करने का काम कौन करता है, ट्रंकुलाइजर और एनाल्जेसिक्स करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के अंदर यहाँ पर दो ड्रग आएगी, एक होगा ट्रंकुलाइजर, ये तो क्लास है, और ये दो सब क्लास है, ट्रंकुलाइजर और एनाल्जेसिक। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते हैं, और ये इफेक्ट करते हैं नर्व से रिसेप्टर के बीच में जाने वाले इम्पल्स को। अब पहले अपन जैसे दो सब क्लास है तो दोनों सब क्लास की बात अपन डिटेल में करेंगे। पहला आएगा ट्रंकुलाइजर, दूसरा आएगा एनाल्जेसिक्स। ट्रंकुलाइजर की बात कर लेते हैं। ट्रंकुलाइजर का यूज क्या है, तो ट्रंकुलाइजर का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। जब अपन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है तब ट्रंकुलाइजर का यूज़ किया जाता है। ट्रंकुलाइजर्स के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। ट्रंकुलाइजर होता है वो स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है कि ट्रंकुलाइजर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना, दूसरा इसका यूज हो सकता है माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी टाइप का थोड़ा सा या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसमें भी ट्रंकुलाइजर का यूज़ करता है। ये मेंटल डिसऑर्डर को कम करने का काम करता है। अच्छा, इसके साथ साथ होता है ये खुशी का आभास देता है। जब अपन खाते हैं ना इनको तो अपन को अंदर से अच्छा अच्छा फील होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को बहुत ही ज़्यादा अलग से इंसिक्रेट करवाते हैं। तो दीज रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी से छुटकारा पाना हो, स्ट्रेस से छुटकारा पाना हो, इरिटेशन से छुटकारा पाना हो, ठीक है ना, और एक्साइटमेंट है ना, बहुत ज़्यादा और एक्साइटमेंट, उसे छुटकारा पाना हो, तो ट्रंकुलाइजर का यूज़ किया जाता है। बाय इंड्यूसिंग एज ए सेंस ऑफ वेल बींग, ये अपन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे का आभास कराते हैं। वेल बींग मतलब बहुत अच्छा फील कराते हैं। जब अपन बहुत अच्छा फील कराते हैं ऐसा आभास होता है अपन को, ठीक है ना, झूठा फील कराते हैं, ये झूठा फील कराते हैं। ये ड्रग्स लेने के बाद में, ट्रंकुलाइजर लेने के बाद में क्या करते हैं, अपन को अच्छा सा फील होने लग जाता है। ठीक है ना, अपन को ऐसा लगता है कि दुनिया में अपन वो काम सारा कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगी, अगर दुनिया का हर काम अपन कर सकते हैं तो इसमें अच्छा सा फील होने लग जाएगा। तो इससे एंजाइटी कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, इरिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कम होने वाली हैं। ठीक है, ये सारा काम करता है ट्रंकुलाइजर। ट्रंकुलाइजर वास्तव में यूज़ होता है स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेंटल एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर को कम करने के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस और इरिटेशन को कम करने के लिए होता है। और इसी के साथ साथ ये वेल बींग मतलब अच्छा प्रोवाइड करवाता है, अच्छा महसूस कराता है। अच्छा, ये एसेंशियल कंपाउंड ऑफ स्लीपिंग पिल्स, जितने भी सोने वाली दवाइयाँ होती है ना जो मार्केट में मिलती है, जो नींद लाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिसको नींद नहीं आती वो इसका यूज़ करते हैं। जितने भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं उसके अंदर ट्रंकुलाइजर होता ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, जितनी भी पिल्स होती है स्लीपिंग की, उनके अंदर ये ट्रंकुलाइजर होगा। अब बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्रंकुलाइजर। वेरियस टाइप ऑफ ट्रंकुलाइजर मतलब बहुत टाइप के ट्रंकुलाइजर हैं। ठीक है ना, अब ये ट्रंकुलाइजर तो क्लास सब क्लास है, सब क्लास के अंदर भी बहुत सारे ड्रग्स आने वाले हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रंकुलाइजर है ना, और जितने टाइप के ट्रंकुलाइजर रहेंगे उनका फंक्शन भी क्या रहने वाला है, अलग रहने वाला है। तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रंकुलाइजर का वेरियस फंक्शन रहने वाला है, फंक्शन बाई डिफरेंट मैकेनिज्म। अब देखो अलग अलग ट्रंकुलाइजर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये चीज़ें अपन को एनसीईआरटी में लिखी पड़ी है, मैंने सीधी सीधी यहाँ पर लिख दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ट्रंकुलाइजर होता है सुनो, यहाँ पर सुनने की कोशिश करना, यहाँ पर एक मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन दो होते हैं ना, जो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, जो अपन को मैं बता देता हूँ। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कोर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। ठीक है ना, तो बाहर की अंदर की साइड जो मेडुला होता है ना, मेडुला से जो नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। अच्छा, नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जब सीक्रेट होंगे तो तुम्हें क्या होगा, 3 F, F3 मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट,
इनसे लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। जब भी तुम्हें डर लगता है, जब भी तुम्हें एंजाइटी होती है, तो ये 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, नहीं होते? होते हैं। नोर एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, नहीं होता? हाँ, ये अपन को क्या करते हैं तुम्हें पता है ना? नोर एड्रेनलिन का क्या काम होता है? नोर एड्रेनलिन होता है ना, नोर एड्रेनल, ठीक हो? एड मतलब पास में, रिनल में ऊपर, मतलब किडनी के ऊपर मिलने वाली एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला के अंदर मिलने वाला ये हार्मोन कब सीक्रेट होता है? जब अपन बहुत ज़्यादा, जैसे रात में अपन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, फियर होता है, ठीक है ना, अपन किसी से लड़ाई करनी होती है, ठीक है ना, फाइट एंड फ्लाइट, जब अपन बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, तब अपन को जब उस चीज़ से लड़ना हो, जब अपन के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हो, है ना, जैसे एग्जाम का पेपर अपने हाथ में आता है, तो अपन को इंस्टेंट टाइम शुरुआत में डर लगता है ना, एंजाइटी सी होती है ना, हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। एग्जाम का जो पेपर अपने हाथ में आता है, तो ऐसा ही होता है ना। तो उस टाइम जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो होगा नोर एड्रेनलिन, ठीक है। ये अपन को उस सिचुएशन में हिम्मत प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकि तुम लड़ सको इस चीज़ से, ठीक है ना। तो नोर एड्रेनलिन का काम क्या होता है? नोर एड्रेनलिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये रोल होता है मूड चेंजर की तरह काम करता है नोर एड्रेनलिन, ये याद रख लेना, इंसर्टिंग लिखा पड़ा है। अब बात करते हैं, अगर नोर एड्रेनलिन की लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर, मान के चलो पेपर तुम्हारे हाथ में आ गया, फिर भी तुम्हें डर लगता ही जा रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा डर कम नहीं हो रहा। समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि नोर एड्रेनलिन की अमाउंट क्या हो रही है? कम सीक्रेट हो रही है। नोर एड्रेनलिन क्या हो रहा है? तुम्हारी बॉडी के अंदर कम है, तो तुम्हें किसी भी डर से लड़ने की क्षमता हो जाएगी तुम्हारी, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। नोर एड्रेनलिन अगर कम रहेगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और नोर एड्रेनलिन कम रहेगा तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे पर्सन सफर फ्रॉम द डिप्रेशन। जिस पर्सन में नोर एड्रेनलिन कम होता है वो डिप्रेशन से सफ़र करेगा आने वाले टाइम में। उसको छोटी छोटी बातों के लिए डर लगने लग जाएगा उस अच्छा, ये चीज़ नोर एड्रेनलिन को कम करने के लिए इंजाइम जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? इंजाइम जिम्मेदार होते हैं। देखो, नोर एड्रेनलिन को लो, मतलब उसको कम करने के लिए इंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैं नोर एड्रेनलिन को कम करने वाले इंजाइम को मैं ब्लॉक कर दूं, तो मैं क्या करूँगा कि नोर एड्रेनलिन कम नहीं होगा तो फिर सिग्नल अच्छे से जाएंगे, और अच्छे से जाएंगे तो डिप्रेशन है कम हो जाएगा। इसका मतलब नोर एड्रेनलिन को डिग्रेड करने वाले इंजाइम को मेरे को कम करना पड़ेगा। अच्छा, इसको कम करने के लिए अपन को ड्रग लेनी पड़ेगी। देखो, जो पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है उसमें चांसेस होते हैं कि नोर एड्रेनलिन उनमें कम हो, ठीक है ना। अब उनमें क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हैं डॉक्टर। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से वो फेस कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनको देगा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। उसमें से सबसे 2 इंपॉर्टेंट होता है, इप्रोनाइजड एंड फेनल्जिन। ये इप्रोनाइजड और फेनल्जिन ये रहे, ठीक है ना। ये 2 क्या होते हैं? एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। ये ड्रग डॉक्टर लिख के दे देगा तुमको, है ना, और प्रिस्क्रिप्शन में दे देगा। प्रिस्क्रिप्शन के बाद में तुम इसको लोगे, जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाएगा तो उस इंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जो इंजाइम नोर एड्रेनलिन की अमाउंट को कम कर रहा था। तो इस इंजाइम को ब्लॉक करते क्या होगा? इंजाइम ब्लॉक हो जाएगा और नोर एड्रेनलिन कम होना बंद हो जाएगा, तो नोर एड्रेनलिन धीरे धीरे बढ़ना लग जाएगा, और इंसान पर्सन होगा वो किसी डिप्रेशन से बाहर है निकल जाएगा। तो ज़्यादातर तुमने वेब सीरीज़ देखी होगी, जो भी तुमने देखा होगा, बहुत सारे होते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों डिप्रेशन में रहते हैं? क्योंकि उनको पता है, उनको बार बार एक ही चीज़ सताती रहती है कि मैं कैसे करूँगा, मैं ये कैसे करूँगा। फिर भी देखो, अब कैसे करूँगा ना, कैसे करूँगा, ये मेरे से कैसे होगा, क्योंकि उनमें नोर एड्रेनलिन की अमाउंट कम है। अगर उनमें नोर एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा होता, तो वो क्या करते? लड़ते कि है देख लेंगे, जो होगा वो कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो नोर एड्रेनलिन जिन बच्चों के अंदर या फिर जिन लोगों के अंदर, जिन पर्सन के अंदर ज़्यादा होता है, वो कोई भी लड़ाई हो वो लड़ लेते हैं, है ना, वो सोचते नहीं इतना, ठीक है। जिनमें नोर एड्रेनलिन कम होता है वो घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं थोड़ी देर बाद में। तो नोर एड्रेनलिन को कम करने के लिए ये 2 ड्रग होती हैं, इप्रोनाइजड, थोड़ा बढ़ाने के लिए, नोर एड्रेनलिन को बढ़ाने के लिए इप्रोनाइजड और फेनल्जिन। इसका काम क्या होता है? ये इंजाइम उस इंजाइम पे काम करेंगे जो इंजाइम इन एड्रेनलिन को खत्म कर रहा था। ये पूरी कहानी मेरे हिसाब से तुम समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी थोड़ी और बातें कर लेते हैं। सम ट्रंकोलाइजर, कुछ ट्रंकोलाइजर ऐसे भी हैं, 2 ट्रंकोलाइजर तो मैं बता दिए, इप्रोनाइजड और फेनल्जिन, ठीक है। ये नोर एड्रेनलिन की अमाउंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, लड़ाई से में मदद करते हैं।
अब सम ट्रोंकोलाइजर ऐसे भी है जो माइल्ड इन नेचर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो दो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर कुछ ट्रोंकोलाइजर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा माइल्ड नहीं होते, माइल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, माइल्ड नेचर के होते हैं। उनका काम होता है स्टेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। जो थोड़ी मोटी तुम्हारी छोटी मोटी टेंशन होती है ना, उससे रिलीफ दे देंगे तुमको। समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ सम ट्रोंकोलाइजर ऐसे होते हैं जो माइल्ड इन नेचर होते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो उनका काम होता है सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल होते हैं वो, और तुम्हें रिलीफ देंगे, टेंशन से रिलीफ दे देंगे, ठीक है ना। अब कौन कौन से हैं जो माइल्ड टाइप के होते हैं, तो लिखना क्लोर डाई एजोक्साइड, देखो डाई, सॉरी, क्लोर डाई जिपोक्साइड, ठीक है। और एक आऊगा मेप्रोमेंट, मेप्रोमेंट, मेप्रोब, ठीक है, मेप्रोबमेट। ये एग्जाम्पल याद रख लेना, ये एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। ओके, दोनों के दोनों याद रखने तुमको। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगाते हुए लिख लेना इक्विनिल। इक्विनिल इज यूज फॉर द कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। और एनसीईआरटी में ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, पता नहीं ये कितनी बार पूछा गया है नीट के अंदर, कि हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एक तो टेंशन होती है, टेंशन को खत्म करने के लिए क्या होते हैं, ये दो ड्रग्स यूज़ करेंगे, है ना, क्लोरडाइजेपोक्साइड एंड मेप्रोबमेंट, ये दो ड्रग्स का यूज़ करेंगे। एंड इक्विनिल यूज करेंगे फॉर डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो इक्विनिल यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में बात क्या? ये हर लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ट्रोंकोलाइजर तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ बारब्यूटेरिक एसिड, देखो कुछ मैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स लिख रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट क्लास है ट्रोंकोलाइजर की, ठीक है ना। ट्रोंकोलाइजर की इंपॉर्टेंट क्लास है। ट्रोंकोलाइजर के अंदर दो तो ये पढ़ लिए स्ट्रॉन्ग वाले, दो पढ़ लिए माइल्ड वाले, एक पढ़ लिए इक्विनल, ठीक है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं बारब्यूटेरिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स, जैसे कि वेरोनल, है ना, एमाइटल, ठीक है, जिसके बीच में एल आएगा, ठीक है ना, जैसे वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, है ना, लुमिनल और सेकोनल, ये आ गया। ये सारे के सारे ड्रग्स हैं, वो वास्तव में क्या है, बारब्यूटेरिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, इनका इन डेरिवेटिव्स का यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रोंकोलाइजर, ये सारी की सारी डेरिवेटिव बारब्यूटेरिक एसिड होते हैं, वो सारी सारी ट्रोंकोलाइजर की इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा, बारब्यूटेरेट्स का काम क्या होता है, तो ये हिप्नोटाइज करना। किसी, देखो कोई भी डॉक्टर होता है, जब तुम किसी का थेरेपी, जैसे कीमोथेरेपी करते हैं ना, जैसे किसी से कोई बात निकलवानी होती है तो हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज में बारब्यूटेरिक, ये याद रखना है, हिप्नोटाइज में कौन से ट्रोंकोलाइजर का यूज़ किया जाता है, तो बारब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है, बारब्यूटेरेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ बारब्यूटेरिक एसिड्स को क्या बोला जाता है, बारब्यूटेरेट्स बोला जाता है। और बारब्यूटेरेट्स का यूज़ हिप्नोटाइज में किया जाता है, स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। स्लीपिंग पिल्स में बहुत सारे ट्रोंकोलाइजर का यूज़ किया जाता है, मैंने बोला था ना, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। और स्लीपिंग पिल्स में कौन से ट्रोंकोलाइजर का यूज़ किया जाता है, तो याद रखना बारब्यूटेरिक एसिड का, ठीक है। तो स्लीपिंग पिल में कौन से ट्रोंकोलाइजर का यूज़ किया जाता है, तो बारब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स का, जिसे बारब्यूटेरेट्स बोला जाता है, वो स्लीपिंग पिल्स में यूज़ किया जाता है और हिप्नोटाइज करने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सम अदर सब्सटेंस यूज एज ए ट्रोंकोलाइजर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका यूज़ अपन क्या करते हैं, ट्रोंकोलाइजर के रूप में करते हैं, जिसमें आता है वेलियम, ठीक है। दूसरा आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन तो देखो, हिस्टामिन और सेरोटोनिन दो हार्मोन होते हैं ना, सीक्रेट होते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ना। तो हिस्टामिन तो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, सेरोटोनिन क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तुम्हें पता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो टेंशन है क्या होगी, कम होगी ना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी सारे ऑर्गन को, माइंड को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी, तो क्या होगा, टेंशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। सम अदर सब्सटेंस यूज ए ट्रोंकोलाइजर, जैसे वेलियम और सेरोटोनिन, ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर अपने ट्रोंकोलाइजर के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले स्लीपिंग पिल्स, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी बारब्यूटेरिक एसिड है, ठीक है। दूसरा इसमें याद रखने वाला बात है कि नोरेड्रेनालिन को कौन बढ़ाएगा, तो नोरेड्रेनालिन को ये दो बढ़ाएंगे, इप्रोनाइजेड और फेनाइलजिन। दूसरा, तीसरा होता है कुछ माइल्ड ट्रोंकोलाइजर का नाम बताओ, तो क्लोरोडाई एजोक्साइड और मेप्रोबमेट, ठीक
ठीक है। और इक्विनिल एक अलग से दे रखा है, इक्विनिल का होता है हाइपरटेंशन में यूज़, तो ना स्ट्रेस में यूज़, डिप्रेशन में यूज़, ठीक है। और बारबिट्यूरेक्स का यूज़ होता है हिप्नोटाइज और स्लीप प्रोड्यूसिंग में, ठीक है। इसमें से बारबिट्यूरेट्स में इनमें से कोई एक यूज़ कर लेगा, ठीक है। चाहे वेरोनल करे, एमाइटल करे, निम्बुटल बोले या लुमिनल बोले या सेकोनल बोले। सम अदर सब्सटेंस यूज एज ए ट्रंकुलाइजर, है ना, वेलियम एंड सेरोटोनिन, ये सारे सारे अपने ख़त्म होते हैं इधर, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्ट्रक्चर दे रखी है, जैसे वेरोनल, वेरोनल क्या होता है, बारबिट्यूरेट्स होता है, ठीक है ना। वेलियम की स्ट्रक्चर दे रही है, सेरोटोनिन की स्ट्रक्चर दे रखी है, हिस्टामिन की पीछे भी आ गई थी। तो बाकी स्ट्रक्चर तुम एनसीईआरटी में देख लेना, स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर को ना ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक देखो, ये हो गया ट्रंकुलाइजर, दो, पहला ट्रंकुलाइजर हो गया, दूसरा एनाल्जेसिक की बात करते हैं। एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक की जब बातों को स्टार्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि एनाल्जेसिक क्या करता है, पेन को, दर्द को या तो ख़त्म करेगा, एबोलिश करेगा, पूरा ख़त्म करेगा, या फिर उस पेन को कम करेगा। तो एनाल्जेसिक का काम क्या होता है, यूज़ देख लेना, टू रिड्यूस पेन एंड एबोलिश पेन। एबोलिश पेन मतलब पूरा ख़त्म कर देगा। अच्छा, जब ये पेन को ख़त्म करेगा, दर्द को ख़त्म करने के लिए काम आता है, तो याद रखना एनाल्जेसिक क्या होता है। देखो, जो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए तो होता है ट्रंकुलाइजर। डिप्रेशन जब भी होता है तुम्हारे को, जितना भी डिप्रेशन आता है, चाहे एग्जाम का हो, किसी का भी हो, चाहे तुम्हारा नींद की प्रॉब्लम हो, है ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कहानी होगी, वो ट्रंकुलाइजर मतलब सीएनएस और उनसे रिलेटेड जितनी भी कहानी होगी, है ना, तो वो ट्रंकुलाइजर कंट्रोल करेगा। अब पेन से रिलेटेड अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, दर्द को कम करना है, पेन किलर की जरूरत है ना, पेन किलर का काम करता है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक के अंदर वही ड्रग्स आती है जो पेन किलर की तरह काम करता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये, तुम्हें पता है, जब अपन यहाँ पर थे तो मैंने बोला था कि एनाल्जेसिक क्लास है एक, उसके अंदर क्या आएगा, सब क्लास है वैसे तो। एनाल्जेसिक के अंदर पेन किलर इफेक्ट्स आते हैं, और एंटीसेप्टिक के अंदर किलिंग एंड अरेस्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैंने पहले बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट्स के अंदर, जब ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आगे वापस आते हैं, पेन किलर होते हैं, जितने भी पेन किलर होते हैं, जितने भी मार्केट में पेन किलर होते हैं, वो कौन सी सब क्लास से आते हैं, एनाल्जेसिक के अंदर। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स की क्लास में ये एनाल्जेसिक के अंदर ही आते हैं। कौन, अपने प्यारे प्यारे पेन किलर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की साइड में। अब ये तुम्हें पता है ना, जब पेन किलर लिया जाता है, जब दर्द खत्म होने वाला होता है, जैसे एनेस्थेटिक होता है ना, जितने भी एनेस्थेटिक होते हैं, वो लोकल एनेस्थेटिक का आजकल यूज़ करने लगे। वो क्या कंप्लीट बॉडी एनेस्थेटिक करते हैं क्या? नहीं। क्या अपनी पूरी बॉडी को ही वो क्या करते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या करते हैं, वास्तव में जो एनाल्जेसिक होते हैं वो पेन को कम करते हैं, पर कभी भी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करेंगे। तो ये रिड्यूस एंड एबोलिश पेन, पहली बात ये, विदाउट कोजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस को कभी नहीं लेके आएंगे, मेंटल कन्फ्यूजन कभी नहीं आएंगे। अगर तुम पेन किलर खा रहे हो, तुम्हारा दर्द ही खत्म होगा, तुम्हें इसमें कभी भी मेंटल एंजाइटी नहीं आएगी, है ना। कई बार होते हैं ना, कई ड्रग ऐसे लेते हैं जिसमें बड़बड़ाने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम पेन किलर खाओगे तो केवल और केवल तुम्हारा दर्द ही कम होगा, है ना। पेन किलर खाओगे, अगर एनाल्जेसिक ड्रग्स खाओगे, तो वो कभी भी तुम्हारा कॉन्शियसनेस को ख़राब नहीं करेगा, कभी भी तुम्हारा मेंटल कन्फ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है ना, तुमको तुम्हारे दिमाग को कभी कन्फ्यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। इन कोऑर्डिनेशन ऑफ पैरालिसिस ऑफ सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेशन को बनाए रखेगा, है ना, पैरालिसिस के दौरान भी, और अदर नर्वस सिस्टम को कभी भी ये इफेक्ट है नहीं करता है। तो अपन मैं बोल सकता हूँ कि एनाल्जेसिक पेन किलर होते हैं, पर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं देते, केवल और केवल दर्द कम करने का काम करते हैं, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये वापस समझ रहे क्या बात, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किए बिना ही पेन को कम करते हैं। अच्छा, एनाल्जेसिक के अंदर दो आएंगे, एक आएगा नॉन नारकोटिक, दूसरा नाम है इसका नॉन एडिक्टिव, है ना। दूसरी क्लास इसमें आता है नारकोटिक्स। तो एनाल्जेसिक दो टाइप के होंगे। एनाल्जेसिक्स कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। एक होगा नॉन नारकोटिक मतलब, नारकोटिक की बात बता देता हूँ, नारकोटिक का मतलब होता है आदत पड़ना, ठीक है ना। तो एनाल्जेसिक पेन किलर दो टाइप के होंगे, एक तो ऐसे पेन किलर एनाल्जेसिक
जिससे खाने पर तुम्हें आदत पड़ जाएगी उसकी। जैसे ड्रग्स होते हैं ना बहुत सारे, जैसे मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया, ठीक है ना। और जिनमें आदत नहीं पड़ती है, देखो नॉन नारकोटिक, नारकोटिक का मतलब होता है आदत पड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन नारकोटिक लिख रखा है, मतलब इन ड्रग्स से ऐसे एनाल्जेसिक जिससे आदत नहीं पड़े, है ना, जिन ड्रग की आदत नहीं पड़े वो होते हैं नॉन नारकोटिक। नॉन नारकोटिक मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है, तो इसका दूसरा नाम होगा नॉन एडिक्टिव। एडिक्टिव नहीं है, एडिक्शन नहीं आएगा इसका। दूसरा आता है नारकोटिक। नारकोटिक वो होते हैं जिनका, नारकोटिक कौन होते हैं, जिनका क्या होता है, आदत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, तो पेन किलर की कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिनसे दर्द कम होगा। तो पहला आता है एस्प्रिन, दूसरा आता है पैरासीटामोल। ये दोनों ही क्या होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, पर दोनों में खाने से कोई तुम्हें बॉडी के अंदर आदत नहीं लगेगी, बार बार बॉडी डिमांड नहीं करेगी कि तुम एस्प्रिन लेते रहो लेते रहो लेते रहो। पैरासीटामोल और दो एस्प्रिन, पैरासीटामोल और एस्प्रिन दोनों ही क्या होते हैं, नॉन नारकोटिक और नॉन एडिक्टिव टाइप के एनाल्जेसिक होते हैं। पर नारकोटिक टाइप के एनाल्जेसिक होते हैं मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन। आगे बढ़ते हैं, इसके इनकी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा तुमको मैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन नारकोटिक्स की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे, नॉन नारकोटिक की, उसके बाद में किसकी बात करेंगे, नारकोटिक की। अच्छा, नॉन नारकोटिक के अंदर एग्जांपल था एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। दोनों ही क्या करते हैं, पेन किलर होते हैं। पेन किलर दर्द को खत्म करेंगे, पर इनकी आदतें नहीं आएगी। एस्प्रिन होता है ना, एस्प्रिन प्रिवेंटिंग, एस्प्रिन का महत्वपूर्ण बात। अब देखो, अब नॉन नारकोटिक हो गया एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, पर एस्प्रिन की ज़्यादा डिटेल अपन देखने वाले हैं, पैरासीटामोल की इतनी डिटेल अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। एस्प्रिन की अपन ज़्यादा डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। एस्प्रिन और भी बहुत सारे काम करता है ना, नॉन नारकोटिक के अलावा, ठीक है ना, एनाल्जेसिक के अलावा भी बहुत सारे काम करता है। तो एस्प्रिन देखेंगे, एस्प्रिन होता है वो एंटी पायरिक ड्रग होता है। जो बुखार आती है ना, एंटी पायरिक, पायरिक मतलब पायरेटिक, पायरेटिक मतलब तुम्हें पता है ना, जब पायरेटिक मतलब होता है गर्म, गर्माहट, ठीक है ना। तो ये दर्द मतलब ये क्या करेगा, बुखार को, फीवर को ख़त्म करने वाली टेबलेट है। तो एस्प्रिन एक एंटी पायरेटिक ड्रग बोला जाता है। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा मतलब फेमिलियर एग्जांपल है एस्प्रिन, तुम घरों में यूज़ भी करते हो। डिस्प्रिन विस्प्रिन होती है ना, वैसी एस्प्रिन होती है, ठीक है ना। तो डिस्प्रिन का ही भाई है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन होता है वास्तव में एंटी पायरेटिक ड्रग होता है, मतलब बुखार के टाइम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है एस्प्रिन, ये याद रख लेना। दूसरा, इसके अंदर और क्या क्या काम कर सकता है, एस्प्रिन होता है प्रिवेंशन प्लेटलेट कोगुलेशन। तो प्रिवेंशन मतलब रोक देगा, प्लेटलेट कोगुलेशन तुम्हें पता है ना, ब्लड कोगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये प्लेटलेट को क्या कहता है कि अरे तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। एस्प्रिन की प्रेजेंस में प्लेटलेट कोगुलेट नहीं होती है ना, ब्लड कोगुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा तो तुम बताओ, ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होगी क्या, क्या इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग होगी क्या, नहीं होगी। तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन है। तो याद रखना, एस्प्रिन का क्या काम होता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, दो काम हो गए, एंटी पायरेटिक ड्रग भी बोल दिया जाता है और इसको बोला जाता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन भी बोला जाता है। अब देखो, ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग रहेगा, एक्शन रहेगा इसका। ये बात बताओ, जब ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा इंटरनल से तो यहाँ पर थक्का नहीं बनेगा तो ब्लॉकेज नहीं होगा तो ब्लड आसानी से ट्रांसफर होगा। और ऐसे हार्ट की वेसल्स होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। हार्ट की वेसल्स क्या होती है, बहुत छोटी छोटी है। अगर उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो क्या होगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर देखो, उस ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म करना है तुमको, उस ब्लड क्लॉटिंग को अगर ख़त्म करना है तो एस्प्रिन ली जाती है। एस्प्रिन होता है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक को रोक देता है, ठीक है ना। तो एस्प्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम बता दिया। एक तो एंटी पायराइट ड्रग होगी, दूसरा एंटी ब्लड कोगुलेंट एक्शन करेगा, दूसरा होगा हार्ट अटैक से रोक दिया जाता है कई बार। एक्शन कैसे करता है एस्प्रिन, एक्शन कैसे करता है वो सुनो। एस्प्रिन होता है इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। एस्प्रिन होता है कैसे काम करेगा, एस्प्रिन होता है इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन को सीक्रेट होने से। अच्छा सर, प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा क्या ही कर देता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है इन्फ्लामेशन एंड पेन। देखो, पेन किलर है या नहीं है ये, एस्प्रिन एक पेन किलर होता है। क्या होता है, एस्प्रिन एक पेन किलर है, ठीक है ना। अब एस्प्रिन पेन किलर कैसे काम करेगा तो तुम्हें पता है, बता देता हूँ। जब भी कोई पेन होता है उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जिम्मेदार होता है। देखो, यहाँ पर एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर आप पर आकर अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जुड़ेगा तो बॉडी के अंदर पेन होगा, समझ रहे हो मेरी बात को।
अगर पेन को तुम्हें खत्म करना है तो या तो तुम इस प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो। जब भी तुम्हारे कोई डैमेज होता है, मान के चलो जब भी तुम्हारे कोई कट लगता है, कट लगे तो वहाँ से उसकी सेल होती है, वो क्या सीक्रेट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जाके कहाँ काम करेगा, माइंड की जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाएगा। और ब्रेन के रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर पेन का अपन को दर्द होना लग जाएगा वहाँ पर। समझ रहे हो बात को? तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर दर्द के लिए जिम्मेदार कौन है, तो दर्द के लिए जिम्मेदार होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर दूं तो क्या होगा, दर्द भी कम होगा। तो ये एस्प्रिन पेन किलर की तरह काम करती है। एस्प्रिन का यूज़ अपन पेन किलर की तरह करते हैं क्योंकि ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की इन प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क क्या होता है, वो इन्फ्लामेशन एंड पेन, ठीक है ना। अब किस टाइप के पेन को एस्प्रिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम करने में, तो दीज ड्रग, मतलब एस्प्रिन की बात कर रहे हैं, दीज ड्रग इफेक्टिव टू रिलीविंग स्केलेटल पेन, जो हड्डियों के अंदर जो दर्द होता है ना, उसको कम करने के लिए, सच एज ए ड्यू टू अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तुम्हें पता है ना, घुटनों में होता है। अर्थराइटिस क्या होता है, घुटनों में होता है। जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट हो गया, इनमें अर्थराइटिस होता है। तो अर्थराइटिस को कम करने के लिए स्केलेटल पेन को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एस्प्रिन का जिम्मेदार होता है। देखो मैंने बहुत करी थी कि नॉन नार्कोटिक टाइप के दो ड्रग होंगे, एक एस्प्रिन रहेगा, एक पैरासीटामोल रहेगा। मैंने किसकी ज़्यादा बात करी है, एस्प्रिन की। पैरासीटामोल तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। ये भी एंटीपायरेट्स होता है। ये पैरासीटामोल भी क्या होता है, एंटीपायरेटिक ड्रग होता है, बुखार को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो एस्प्रिन हो गया नॉन नार्कोटिक, इनकी आदत नहीं पड़ेगी। अगर एस्प्रिन खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे तो इनका ऐसा नहीं है कि बॉडी इनकी डिमांड और करेगी, इनकी आदत नहीं लगती है। दूसरा ग्रुप आता है अपना एनाल्जेसिक का, नार्कोटिक। नार्कोटिक के अंदर मॉर्फिन, कोडिन सब आएंगे, ये भी दर्द को कम करते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल थे, है ना। नार्कोटिक एनाल्जेसिक में कौन कौन आता है, मॉर्फिन आता है और मैनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव। मॉर्फिन आता है और मॉर्फिन के बहुत सारे डेरिवेटिव आते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव मैंने डेरिवेटिव मतलब होमोजीनस, मतलब देखो यहाँ पर लिख रखा है मॉर्फिन प्लस में मैनी ऑफ है, इट्स होमोजीनस। होमोजीनस मतलब एक जैसी है, मॉर्फिन जैसे दिखने वाली, ठीक है ना। तो मॉर्फिन जैसे दिखने वाला हीरोइन है और कोडिन है, ये भी क्या होते हैं, मॉर्फिन के ही क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, इनके मॉर्फिन और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब नार्कोटिक मतलब इनकी आदत, अगर देखो मॉर्फिन तुम्हें पता है, अगर इनकी अगर देखो ये पेन किलर होते हैं, मॉर्फिन होता है वो डॉक्टर यूज़ करता है एज ए पेन किलर ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। सीवियर ऑपरेशन के दौरान ही इसका यूज़ करता है मॉर्फिन एज ए पेन किलर की तरह। पर इसको वो ज़्यादा डोज नहीं देता है, लगातार इसको डोज नहीं देता है। अगर वो लगातार इसको डोज देता रहेगा तो मॉर्फिन होता है वो क्या होते हैं, नार्कोटिक टाइप के ड्रग होते हैं, इनकी आदत पड़ जाती है, एडिक्टिव टाइप की ड्रग होती है। तो यह क्या होता है, मॉर्फिन की लेन फिर बॉडी कहेगी कि और आने दो और आने दो और आने दो। मॉर्फिन की आदत पड़ जाती है, समझ रहे बात को। हीरोइन और कोडिन की भी आदत पड़ जाती है। तो आधा है, मान के चलो कि एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग होती है, मतलब जो बॉडी के अंदर डाली गई ड्रग को ही क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब ड्रग, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग की डोज मेडिकल डोज के बराबर है। एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग की डोज मेडिकल डोज के बराबर है, मतलब डॉक्टर कैलकुलेट करके डालता है ना, जैसे किसी ऑपरेशन के दौरान मॉर्फिन की अमाउंट डालनी है तुमको पेन किलर के फॉर्म में, तो डॉक्टर तो कैलकुलेट करके डालेगा, तो उसे बोला जाता है मेडिकल डोज, ठीक है ना, मेडिकल डोज, ठीक है ना। इसका इफेक्ट क्या होगा, ये पेन को रिमूव करेगा और क्या करेगा, ये पेन को रिमूव करने वाला है। एक मिनट रख दे, ये पेन को रिमूव करने वाला है और क्या होगा, ये प्रोड्यूस ऐसे तुम्हें खुशी का हवाव देगा, है ना। स्क्लेप, हाँ स्केप, देखो ये यहाँ पर मेरे साथ से कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई, देखते हैं इसका, ठीक है ना। इतना याद रखना कि ये पेन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटेड अगर अपन क्या करेंगे, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि तुम्हें पता है ना, कई ड्रग एडिक्टेड टाइप के इंसान होते हैं जो लगातार मॉर्फिन का अपने इंजेक्शन लगाते रहते हैं, है ना। तो तुमने देखा हो ना कई जगह ड्रग एडिक्टिव टाइप के इंसान, पंजाब में तो बहुत सारे हैं। तो अगर देखो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर तुमने मेडिकल डोज ले लिए, मेडिकल डोज डॉक्टर लेता है सिर्फ ऑपरेशन के लिए, पर अगर वो मेडिकल डोज को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेता है तो उसे बोला जाता है पॉइजनस डोज। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, जैसे इंसान कोमा में जा सकता है ना, और स्टूपर हो सकता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली डेथ हो सकती है कई बार तक, है ना।
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी भी पॉइजनस जैसे कि पॉइजनस डोज अपन को नहीं लेनी चाहिए। ये सारे इफेक्ट्स तुम याद कर लेना, ठीक है ना। और अगर मेडिकल डोज दी जाती है तो वो पेन किलर की तरह काम करता है, तो ये याद रखने वाली बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि मोर्फिन नारकोटिक्स आर सम टाइम रेफर टू द ओपिएट्स सिंस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पोपी। देखो ओपियम पोपी नाम का एक प्लांट होता है जिससे क्या निकलता है, ओपियोइड्स निकलता है। ओपियोइड्स से ही क्या बनता है, मोर्फिन बनता है। तो इसलिए नारकोटिक को कई बार देखो मोर्फिन को क्या बोला जाता है, मोर्फिन्स को कई बार क्या बोला जाता है, ओपियोइड्स बोला जाता है, ओपियोइड्स बोला जाता है। ओपियोइड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कहाँ से निकलता है, ओपियम पोपी से निकलता है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में लिखी पड़ी है इसलिए। तो मोर्फिन नारकोटिक आर सम टाइम रेफर टू द ओपियोइड्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी साइड रेफर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ओपियोइड्स, क्योंकि ये भी किससे निकलते हैं, ओपियम पोपी से। ये तुम जैसे अपने अभी चैप्टर चल रहा होगा तुम्हारा कौन सा शायद में सबसे ड्रग वाला, जैसे कि हेल्थ वाला चल रहा होगा ना, जिसमें डिजीज़, वुमेन हेल्थ एंड डिजीज़, उसके अंदर लास्ट में ड्रग है, उसमें पोपी प्लांट आएगा, उसमें देख लेना, ठीक है। इतना कोई डिटेल नहीं है, बस इतना सा जानने की ज़रूरत थी। बाकी देखो ये मोर्फिन की स्ट्रक्चर है, मोर्फिन की स्ट्रक्चर है, देखना समझने की सीखना। ये मोर्फिन की स्ट्रक्चर है, मोर्फिन की स्ट्रक्चर, हेरोइन की स्ट्रक्चर और कोडीन की स्ट्रक्चर देखना। अब याद रखने का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो मोर्फिन में क्या है, 2 OH है यहाँ पर, ठीक है। और हीरोइन में देखना, हीरोइन में AC आएगा, AC। तो तुम्हें पता है ना हीरोइन कहाँ रहती है, AC में रहती है ना। जितनी भी हीरोइन एक्टर्स होती है वो कहाँ रहती है, AC में रहेगी। तो जब AC आएगी तो हीरोइन आएगी, समझ बात क्या। अगर AC नहीं तो हीरोइन भी नहीं। तो अगर याद रखना मोर्फिन में तो क्या होगा, OH आएगा, मोर्फिन में तो क्या आएगा, OH आएगा। और OH का रिप्लेसमेंट किससे कर दें, AC से कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, हीरोइन आ जाएगी, ठीक है ना। पर अगर एक OH तो वैसा का वैसा पड़े रहे और एक की जगह क्या आ जाए, C डबल बॉन्ड OH, तुम्हें पता है ना CO आ गया, CO मतलब कोडीन। ऐसे याद रखने का तरीका है। अगर तीनों स्ट्रक्चर एग्जाम में आ जाती है तो तुम पहचान सकते हो कौन सा कोडीन है, कौन सा हीरोइन और कौन सा मोर्फिन है। मोर्फिन जिसमें 2 OH आएगा, है ना। एक्टर AC में रहेंगे तो हीरोइन कहाँ रहने वाले, AC में रहने वाले। और CO अगर आ गया तो क्या आ गया, कोडीन आ गया। समझे मेरी बात क्या। देखो ठीक है, अब बात करते हैं इसका। यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है कि जितने भी एनाल्जेसिक होते हैं वो पेन किलर होते हैं नहीं होते, वो चीफली यूज किए जाते हैं रिलीफ टू प्रोस्टोपरेटिव पेन्स, ठीक है, कार्डियक पेन, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर और चाइल्ड बर्थ। मान के चलो चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत सारा पेन होता है ना, उस पेन को कम करने के लिए क्या होता है, एनाल्जेसिक का यूज़ किया जाता है। अच्छा, टर्मिनल कैंसर, मान के चलो बहुत ज़्यादा खतरनाक कैंसर होती है और कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कैंसर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, मोर्फिन जैसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं। क्यों पता है, मरने वाला वैसा भी है तो कम से कम दर्द तो ना हो। तो टर्मिनल कैंसर, ठीक है ना, और कार्डिक पेन, जैसे कि कोई कार्डिक पेन हो रहा हो बहुत गंदा, उस टाइम भी क्या होते हैं, उस चीज़ को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अपन बातें करेंगे एंटीबायोटिक की अगले क्लास में। ये ड्रग्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पॉइंट, इनमें ये याद रखने पड़ेंगे कि इनके क्या क्या काम है। मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं क्लास में बता दूँगा।